तो अगर आप भी अपनी इंडिया से नेपाल की ट्रिप प्लान कर रहे हैं इस साल, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ इस ट्रिप की आइटनरी से लेकर बेस्ट टाइम टू विजिट, एक्टिविटीज टू डू से लेकर कॉस्टिंग। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं, बेस्ट टाइम टू विजिट नेपाल। नेपाल के ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए वहाँ जाने का बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से दिसंबर, बिकॉज ऑफ प्लेजेंट वेदर एंड क्लियर स्काई। बट अगर आपको ठंड पसंद है तो आप जैन और फेब में भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि अप्रैल तक पूरा मौसम ड्राई रहता है। जून जुलाई अगस्त है वहाँ की रेनी सीजन, तो आप उस टाइम पे अवॉइड कर सकते हो बिकॉज बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज नहीं होती है उस टाइम पर। अब हम बात करते हैं हाउ टू रीच नेपाल। तो नेपाल जाने के दो रास्ते हैं। अगर आप नेपाल फ्लाइट से जाने का प्लान कर रहे हो तो 10 से 15 हजार की रेंज में आपको एडवांस में अगर आप बुक करते हो तो आपको आराम से टिकट्स मिल जाएगी। और अगर आप कार से प्लान कर रहे हो इंडिया से नेपाल जाने का तो आपको पहले पहुंचना होगा गोरखपुर। और अगर आप गोरखपुर पहुंच गए हो तो वहां से क्रॉसिंग आती है सुनौली नाम की एक जगह है। तो वहां से आपको अपने आधार कार्ड देना पड़ेगा, बेसिकली अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो देना पड़ेगा, सारी बॉर्डर फॉर्मेलिटीज होगी, आपका कार का नंबर नोट होगा और आप इजिली क्रॉस कर सकते हो नेपाल बॉर्डर को। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं जो कि है वीजा। और हम इंडियंस को नेपाल जाने के लिए वीजा की कोई जरूरत नहीं होती है। जब आप एयरपोर्ट से अगर आप नेपाल पहुंचोगे तो इमिग्रेशन पे आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट देना है, एक बेसिक स्टैंप लगेगा, कोई डिटेलिंग नहीं पूछी जाएगी। बेटर होगा अगर आपने अपनी ट्रिप प्लान कर रखी है या 1 से 2 स्टेज आपको पता है कि आप कहाँ नेक्स्ट जाने वाले हो, बट एज सच कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते और बहुत ईजिली इंडिया से आप नेपाल एंटर कर सकते हो। अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है सिम कार्ड। तो सिम कार्ड मैंने तो एयरपोर्ट से ही ले ली थी, अराउंड 400 to 500 INR में मुझे मिल गए थे ये सारी कंपनी के सिम कार्ड के बूथ जो आपको एयरपोर्ट्स पे मिल जाएंगे। आप सिटी में जाके भी ले सकते हो बट बहुत ही रीजनेबल रेट लगा था तो मैंने एयरपोर्ट पे ही ले लिया था। अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। तो नेपाल में अगर आप पहुंच रहे हो सीधा फ्लाइट से काठमांडू और अगर आपका प्लान है आगे पोखरा जाने का तो बेस्ट वे होगा कि आप इंटरनल फ्लाइट्स ले लो अगर मौसम क्लियर है तो। फ्लाइट्स अगर आप लेते हो तो 2 से 3 हजार वन साइड में आप आराम से काठमांडू से पोखरा पहुंच सकते हो और डिफरेंट एरियाज कवर कर सकते हो। ल्यूकला अगर आगे ट्रैक भी प्लान कर रहे हो। पर अगर आपके पास टाइम है और अगर आप बजट में ट्रिप करना चाह रहे हो तो ईजिली हर जगह की बसेस मिलती है। जैसे काठमांडू से पोखरा की डेली बसेस चलती है आधे से पौन घंटे के फ्रीक्वेंसी पर, तो आप आराम से ओवरनाइट जर्नीज होती है वो ऑप्ट कर सकते हो काठमांडू से और सुबह आप पोखरा पहुंच सकते हो। फ्लाइट में आपको आराम से, वैसे तो फ्लाइट टाइम से 25 मिनट्स है बट यूजुअली ये फ्लाइट हमेशा डिले होती है, तो आप ये सोच के चलना। और अगर मौसम क्लियर नहीं है तो हो सकता है ये कैंसिल भी हो जाए, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है फ्लाइट में बट टाइम आप इवेंचुअली सेव करते हो। बस में आपको 9 से 10 घंटा आराम से लग जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें लोकल ट्रांसपोर्टेशन की तो मुझे बहुत अफोर्डेबल लगा। एयरपोर्ट से आप आराम से कैब्स ले सकते हो, जैसे आप इंडिया में भी टैक्सीज लेते हो उसी प्राइस में आपको डिसेंट रेट्स पर मिल जाती है टैक्सीज। वहाँ पे आप पहले से प्री बुक भी कर सकते हो या आप लोकल बस में भी ट्रैवल कर सकते हो वहाँ के डिफरेंट पॉइंट्स जाने के लिए। थोड़े से चैलेंजेस होते हैं क्योंकि आप मेजर पॉइंट्स पे जा सकते हो बट अगर आपका ट्रैक प्लान है या आपको कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ हर जगह के लिए बसेस नहीं चलती है। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप खुद की कार भी ले सकते हो, आप 2 व्हीलर भी ऑप्ट कर सकते हो, बट क्योंकि रास्ते बहुत ज्यादा ईजी नहीं होते हैं स्पेशली पहाड़ों के एंड पोखरा एंड ऑल, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप टैक्सीज भी बुक कर लो एंड काफी रीजनेबल रेट्स पे आपको टैक्सीज मिल जाती है। और मैं कुछ डिटेल्स आपको टैक्सी की अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जहां से आप कांटेक्ट करके अपनी पूरी ट्रिप एडवांस में प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं करेंसी की। तो नेपाल में इंडियन रुपीज भी चल जाता है बट वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं नोट को लेकर। तो अगर आपके पास 100 रुपीज का नोट है तो वो इजिली एक्सेप्ट होता है एयरपोर्ट पर भी या दूसरी शॉप्स पर भी। बट अगर आपके पास कम है, मतलब अगर 20 डिनोमिनेशन है उससे ज़्यादा है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं लेके तो चली गई थी बट मेरे पास 500 डिनोमिनेशन था तो एयरपोर्ट पे मुझे सिम उस पर नहीं मिल पाई थी उस टाइम पर, तो थोड़े इश्यूज आते हैं। बट इट्स बेटर कि आप नेपाल में जाकर अपने इंडियन रुपीज़ को या तो आप कन्वर्ट करा लो और या फिर आप 100 रुपीज़ के नोट लेके जाओ, इजीली एक्सेप्ट हो जाते हैं हर जगह। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि आपके कार्ड्स के पीछे यूजुअली लिखा होता है कि नेपाल और भूटान जैसी कंट्रीज में वो नहीं चलेंगे, तो आप ज़रूर से चेक करके जाना कि आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड के पीछे ये तो नहीं लिखा हुआ है ना, अदरवाइज वो कार्ड्स आप नेपाल में यूज़ नहीं कर सकते हो। अब चलते वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे जो है एंट्री फीस। तो जितने भी पॉइंट्स है नेपाल के उसमें हार्डली 100-200 रुपीज़ से ज़्यादा मुझे कहीं की भी एंट्री फीस लगी है। बहुत रीजनेबल
रीजनेबल था। ओवरऑल 1000 to 2000 के बजट में मेरा सारा नेपाल कवर हो गया था, इंक्लूडिंग ऑल दी एंट्री फीस। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज एडवेंचर एक्टिविटीज। तो नेपाल फेमस है ना सिर्फ अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए बट ट्रैक्स के लिए भी। तो अगर एडवेंचर एक्टिविटीज की बात की जाए तो आप यहाँ पे बंजी जंपिंग से लेकर स्टीपेस्ट जिप लाइनिंग ट्राई कर सकते हो, माउंटेन फ्लाइट्स ले सकते हो और एवरेस्ट को प्लेन से देख सकते हो। ये सारी चीजें आप इजिली यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सारे प्राइजेस है और मैंने ये सारी एक्टिविटी हाई ग्राउंड एडवेंचर के साथ की थी। वो काफी प्रोफेशनल थे। वैसे बंजी जंपिंग के भी बहुत डिफरेंट पॉइंट्स है जो बहुत फेमस है, तो आप पर डिपेंड करता है आप कहाँ से चूज करते हो। बट मेरे को बंजी जंपिंग और जिप लाइनिंग एक ही जगह करनी थी, तो मेरे पास दिन कम थे और मैंने इनको चूज किया एंड दे वर सुपर प्रोफेशनल। और अगर आपको माउंटेन फ्लाइट लेनी है और वहाँ से डिफरेंट पीक्स एंजॉय करनी है तो आप एविया क्लब की वेबसाइट पे जाकर अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूंगी सब कुछ एडवांस में कर लेना। दूसरी चीज, अगर आप ट्रैक्स प्लान कर रहे हो तो ट्रैक आप बीइंग एन इंडियन खुद से नहीं कर सकते हो। कोई भी ट्रैक, चाहे वो डे ट्रैक हो या और ज़्यादा लंबा हो, तो आपको वहाँ के लोकल गाइड से पूछना ही पड़ेगा और उनको या तो आप किसी कंपनी के थ्रू जाओगे या फिर आप लोकल गाइड से कॉन्टैक्ट करके उनके थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो, वो शॉर्ट ट्रैक्स पे जा रहे हो या लॉन्ग ट्रैक्स पे। तो ये सारी डिटेल्स पहले आप रिसर्च कर लेना, फिर ही ट्रैक की प्लानिंग करना। अदरवाइज वहाँ पे सिर्फ लोकल्स जा सकते हैं खुद से किसी छोटे ट्रैक पर आसपास। नेक्स्ट बात करते हैं फूड की। तो नेपाल में अगर आप वेजिटेरियन हो जैसे मैं हूँ, मेरे तो मज़े हो गए थे। चाहे वो थकाली हो या वहाँ के बरा नाम की डिश, ये सारी ही डिशेस बहुत ही अमेजिंग होती है। और फूड के नाम पे आपको बहुत सारे डिफरेंट कैफ़ेज़ मिल जाते हैं और 1000 से 2000 के बजट में आपका दिन के सारे मील्स कवर हो जाते हैं मैक्सिमम, अगर आपको फूड पसंद है। वहाँ पे आपको पोखरा अगर आप जाओगे तो लेक साइड आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, तो वहाँ पे इवन आपको वेजिटेरियन, मारवाड़ी फूड, हर तरह का फूड मिल जाएगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भी आपको बहुत सारी डिशेस मिलेगी खाने को। तो नेपाल का फूड आपको बिल्कुल भी इंडिया की याद नहीं दिलाएगा, सारा एसेंस आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएगा। रजवाड़ी नाम का एक रेस्टोरेंट है, वो मिस मत करना, वो मेरा फेवरेट था इन पोखरा एंड वहाँ का टेस्ट सबसे अमेजिंग था उन सारे रेस्टोरेंट्स के बीच में। अब हम बात करते हैं आइटनरी की। तो सबसे पहले तो आप अगर दिल्ली से आ रहे हो तो आप काठमांडू लैंड करोगे या फिर काठमांडू पहुंचोगे। काठमांडू 2 दिन काफी होंगे, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। डे 1 आप कवर कर सकते हो ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि आप एयरपोर्ट के पास होगे तो अगर आप वहीं से अपनी कैब लेते हो तो एफिशिएंट होगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आपके एयरपोर्ट के पास ही सिचुएटेड है। तो मानो आप वहाँ पे लैंड हुए, बहुत सारे ये सारे पॉइंट्स कवर करे और सिटी में पहुंच गए। शाम को सिटी में आपने मार्केट एरिया कवर किया, थामेल जैसा और बड़े बड़े काठमांडू स्क्वायर्स। उसके बाद में आप नेक्स्ट डे ये सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हो। ये बहुत ही आसपास के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट वे में आप ट्रैवल कर सकते हो काठमांडू के पास। डे 3 मैं रेकमेंड करूंगी कि आप काठमांडू से पोखरा जाए। या तो आप अपनी फ्लाइट करा सकते हो अर्ली मॉर्निंग की जैसे मैंने कराई थी, या फिर आप 3rd डे ओवरनाइट बस भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रांसपोर्टेशन। डे 3 में ट्रैवल को डिनोट कर देती हूँ पोखरा पहुंचने के बाद। तो डे 4 आप कवर कर सकते हो पोखरा में ये सारे पॉइंट्स, चाहे वो शिवा स्टैचू हो या फिर वर्ल्ड पीस पगोड़ा या फिर फीवा लेक की बोट राइड। ये सारी जगह ही बेहद खूबसूरत है और एक दिन में आप ये सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हो। डे 5 इस दिन आप पोखरा में सारी एडवेंचर एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हो, चाहे वो माउंटेन फ्लाइट हो या फिर जिप लाइनिंग और बंची जंपिंग। ये सारी चीजें आप एक दिन में, अगर आप वेल प्लान और एडवांस में बुकिंग करा लो तो सारी चीजें प्लान कर सकते हो। और डे 6 आप ट्रैवल कर सकते हो पोखरा से चितवन के लिए। तो ये जर्नी भी छोटी नहीं है और आपको एडवांस में अपनी ये पूरी जर्नी प्लान करनी पड़ेगी। एंड डे 7 जाकर आप चितवन की सारी नेशनल सफारीज और नेशनल पार्क की एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हो। डे 8 यू कैन ट्रैवल बैक टू काठमांडू एंड देन हेड टू इंडिया। अब हम बात करते हैं वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉस्टिंग की। तो नेपाल इज वन ऑफ द अफोर्डेबल कंट्रीज जो आप इंडिया से ट्रैवल कर सकते हो। तो ये है मेरा बाइफिकेशन। अगर आप फ्लाइट्स की बात की जाए तो 10 से 15 हजार में आप रिटर्न फ्लाइट्स ले सकते हैं इंडिया से। अगर आप बाय कार जा रहे हैं तो ये डिपेंड करेगा आपके सोर्स पर। वीजा इज फ्री। 3rd इज अकोमोडेशन, जो कि आपको ईजिली अगर आप हॉस्टल्स बुक करते हो जैसे मैंने किया था 700 to 800 में आपको डॉर्म्स मिल जाएंगे। और अगर आप होटल्स बुक कर रहे हो तो 1500 से 2000 के बजट में आपको ईजिली अच्छी लोकेशंस पे होटल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है फूड। तो 1500 से 2000 के बजट में ईजिली आपके दिन के 3 मील्स हो सकते हैं। इससे कम में भी कर सकते हो, बट अगर आप कैफेज एंड ऑल में जाते हो तो रेट्स काफी इंडिया से सिमिलर लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटीज की। तो ये मेरी सारी कॉस्टिंग थी एक्टिविटीज की जो मैंने डिफरेंट जगह से बुक करी थी। ये डिपेंड करेगा टोटली आप पर। अगर आप ट्रैक्स भी करते हो तो नंबर ऑफ डेज, कौन सा ट्रैक है, कौन सी ट्रैक कंपनी है, गाइड्स के साथ कर रहे हो या कंपनीज के साथ कर रहे हो, बहुत सारे पैरामीटर्स आएंगे, बट रफली इस बजट में आप ये सारे ट्रैक्स कर सकते हो इन नेपाल। नेक्स्ट बात करते हैं सिम की। तो इस बजट में आपको वहाँ पे आराम से कोई भी कंपनी की एवरेज आउट करे तो सिम मिल जाएगी। और एंट्री चार्जेस की बात की जाए तो
50,000 इज अ वेरी गुड बजट, जिसमें आपके सारे बोट राइड से लेकर सारी एंट्री चार्जेस अक्रॉस काठमांडू एंड पोखरा कवर हो जाएगी। चितवन नेशनल पार्क के ये चार्जेस है, ये डिपेंड करेगा आपकी आइटनरी पर। और इसी के साथ ये रहा टोटल बजट इंडिया से नेपाल का। और अगर आप कोई लग्जरी ट्रिप भी कर रहे हो तो इस बजट में आप आराम से कर सकते हो। अगर आप बजट में भी करना चाह रहे हो तो भी 50,000 इज अ वेरी गुड बजट टू कवर नेपाल। अब हम इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज टिप्स बिफोर विजिटिंग नेपाल। सो सबसे पहली चीज, काठमांडू को मैंने बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। मुझे लगा था कि वो सिर्फ भीड़ भड़ाके वाली जगह है, बहुत सारी मंदिर और दरबार स्क्वायर है। बट जब मैं काठमांडू से 30 मिनट ट्रैवल करके इस जगह पे पहुंची और यहाँ के लैविश रिजॉर्ट्स एक्सपीरियंस किए, तब मुझे पता चला कि काठमांडू हैज अ लॉट टू ऑफर। और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो वहाँ के लग्जूरियस रिजॉर्ट, देन मैं आपको रेकमेंड करूँ कि आप इस प्रॉपर्टी में जाओ एंड यू विल लव द सर्विसेज। एंड ये आपको काठमांडू का वो आप चिल डे एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड द डिस्टेंस इज ऑल्सो वेरी नॉमिनल फ्रॉम काठमांडू। इसी के साथ लास्ट टिप होगी कि अगर आप अपनी फ्लाइट्स बुक कर रहे हो फ्रॉम काठमांडू टू पोखरा, सो मेक श्योर आप उसको बफर डे लेके चल रहे हो, बिकॉज आपकी फ्लाइट्स लेट, डीले, कैंसिल कुछ भी हो सकती है। तो अपने उस दिन की कोई पहले से एक्टिविटीज प्लान मत रखना। इसी के साथ टाइम आ गया इस वीडियो को एंड करने का। एंड आई होप अगर आप अपनी नेपाल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर मैंने कोई चीज मिस की हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में, जहां मैं अपनी ड्रीम कंट्री विजिट करने वाली हूँ। एंड हम बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।